नमस्कार दोस्तों। झूठ और झूठ और फिर झूठ और झूठ को छिपाने के लिए फिर झूठ, यही गोएबल्स के नियम। गोएबल्स कौन? हिटलर, जर्मनी के तानाशाह का प्रचार मंत्री। और आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। एक अच्छी मोमिन की पंक्तियां हैं, वो आए हैं पसे मां लाश पर अब, तुझे ए जिंदगी लाऊं कहां से। तो ये मोमिन की पंक्तियां हैं और ये बिल्कुल फिट बैठती हैं। बड़ी दुखद एक घटना है जिसका जिक्र करना चाहूंगा। दिल्ली में एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ, जो टीन एजर बेटियां थी, बिल्कुल नव युवा बेटियां थी, उन बेटियों के साथ अंगीठी जलाई घर में, कमरे को गैस चैम्बर बनाया और उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से तीनों मर गए। मतलब आप समझिए कि उन्होंने इतना धुआं किया और उन्हें इतनी फिक्र थी कि दूसरे कहीं इस धुएं से शिकार ना हो जाएं, तो उन्होंने मरने के पहले दरवाजे पर एक चिट चिपका दी जिसमें कहा कि कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और ऐसी स्थिति में आप यदि अंदर आए तो आप ये सावधानी बरतिए, पहले वो खोल दीजिए, सारे शीशे तोड़ दीजिए, सब कुछ तोड़ दीजिए जिससे कि गैस निकल जाए, उसके बाद आइए। सांस लेने में नहीं तो दिक्कत हो सकती है, सारी चीजें। यह एक घटना है, शनिवार की रात हुई। आप समझिए, किसी ने इस पर चिंता नहीं जाहिर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी सियासी जंग में घूम रहे थे। हमें याद है कि जिन दिनों वो मुख्यमंत्री नहीं थे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी, उन दिनों उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, ये जान लीजिए। Political ambitions. Some people are suggesting now that Arvind Kejriwal has political ambitions. Arvind Kejriwal is from Hisar. What is happening in Hisar is a indirect manifestation of Arvind Kejriwal's own political ambitions, which are coming to the surface now. Arnab, I have made it very clear, and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. And I have no political ambitions. Does that apply to all the core members of your team? It does. Can you? But I can't take responsibility of others. As of today, it does. But I can't take responsibility of others. I can talk about myself. I have no political ambitions. And you will never fight an election. You will never seek a political post. I'll never fight an election. I'll never fight an election. I have a few dreams for this country. Lokpal is one of them. Good judicial system is another. Electoral reforms and decentralization of political power so that participatory democracy is there. These are my dreams, and that is all I will work for. Arvind Kejriwal, thank you very much for talking to me. नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब जहां पैसे की बात आती है, सारी बातें आती हैं, तो लोग बेटियों पर निगाहें रखते हैं, दूसरी चीजें रखते हैं, मदद करने वाले भी तमाम सारी गलत तरह की चीजें भी देखने वाले लोग होते हैं। सब नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, जो कह रही थी हम कोरोना पीड़ितों और सबकी मदद करने, कोई मदद नहीं मिली और अंततः उस महिला को अपने फ्लैट में आत्महत्या करनी पड़ी। इससे ज्यादा और दर्दनाक स्थिति क्या होगी कि सचमुच हम आजाद हो गए। हां, आजाद थे, हमें लगता था 2014 तक, लेकिन आज नहीं लगता है, क्योंकि हम चारों तरफ कैद हैं। आज मुझे एक किसी बड़े एक साइंटिस्ट हैं, उनका कॉल आया और उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं आपको इतना बेबाक बोलते हुए देखता हूं, आपको डर नहीं लगता है? हमने कहा क्या करेंगे, सच बोलने की सजा दे देंगे? मैंने तो मना नहीं किया है कि मत दीजिए। मैंने उन्हें वही पंक्तियां सुना दी जो मैं पहले भी सुनाया करता हूं। हां नीलाभ जीवन मरण जस अपजस बितिहात, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो मैंने उन्हें यही बताया कि नहीं, ये तो सभी कोई जानता है, लेकिन आप एक चीज समझिए ना कि ये लोग तो इस तरह से कर रहे हैं जैसे
और आप सही बोलेंगे तो समस्या हो जाएगी। हमने कहा जो इन्हें समस्या करनी है कर ली है, और कुछ और है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, मुझे मरवा देंगे, मेरे बच्चों को मरवा देंगे, मैं क्या करेंगे। और मैंने कब कहा है कि मत मरवाओ, ये तुम्हें क्षमता है मरवा दो, और ईश्वर ने तुम्हारे हाथ से मेरी मृत्यु लिखी है तो मुझे मंजूर है, मैंने कब मना किया है। आप समझिए, तो यह स्थिति है कि सच यही है कि आज आजादी छीन ली गई है। आपके काम की आजादी, आपके घर की आजादी, आपकी शिक्षा की आजादी, आपकी स्वतंत्रता की आजादी, आपकी उपासना की आजादी, कौन सी आजादी इस शासन में अब रह गई है। हर आजादी छीनने का काम हो रहा है, और ऐसी स्थिति है आज आजादी के हम 75 साल मना रहे हैं। तब मैं आपको एक चीज बताऊं कि 6 अप्रैल से कांग्रेस पार्टी के सेवा दल ने, वही सेवा दल जो 1923 में स्थापित हुआ था, और उसको पहले जो उसके प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और बाकायदे सेवा का भाव होता है, उसको लेकर के करना होता है। तो आप समझिए उस कांग्रेस सेवा दल ने 6 अप्रैल से गुजरात में की जो राजधानी भी है, और गांधीनगर के पास में अहमदाबाद से जो है राष्ट्रपति महात्मा गांधी को प्रणाम करके उन्होंने शुरू किया था गौरव यात्रा, काहे की आजादी की गौरव यात्रा। और ये गौरव यात्रा लगातार चल रही है, लगातार पैदल चल रहे हैं सैकड़ों लोग, तमाम राज्यों से होते हुए चले आ रहे हैं। इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में, गुजरात की गर्मी आपको बताने की जरूरत नहीं है, गुजरात की गर्मी, राजस्थान की गर्मी, और ये सारी गर्मी आप देखिए झेलते हुए आ रहे हैं, और जगह जगह अलग जगाते हुए आ रहे हैं कि आजादी के मूल मायने को समझिए, आजादी हमें किस लिए मिली थी, इस बात को समझिए। तो ये जो चली है, अब ये 1 जून को इसका टारगेट है, लक्ष्य है कि 1 जून को दिल्ली के राजघाट में पहुंचकर और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि देकर इसको समाप्त करेंगे वो। इसी पर मैं आता हूं, कल इसी बात को लेकर के कैम्ब्रिज, लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जो पूर्व अध्यक्ष है, राहुल गांधी सांसद भी है, वो बोल रहे थे। RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure, and we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP, and we need to do it together. मसलों पर उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि भाजपा ने किस तरीके से पूरी व्यवस्था पर, देश पर केरोसिन ऑयल छिड़क दिया है, बस एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। ये सांप्रदायिकता के नाम पर आग जलाई गई है, ये केरोसिन है सांप्रदायिकता का, जातिवाद का। तो आप समझिए, और यह जो है कि विपक्ष जो है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जो लोग समुदायों, राज्यों और धर्मों में बटे हुए उन्हें एक साथ लाए, और हम उसकी कोशिश करते हैं। हमें तापमान को ठंडा करने की जरूरत है, क्योंकि जो गर्मी पैदा की है सांप्रदायिकता के नाम पर, उससे देश बर्बादी की दिशा में जा रहा है। शिक्षा बर्बाद हो रही है, स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, सारी समरसता बर्बाद हो रही है, सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो ध्रुवीकरण है और मीडिया का कुल प्रभुत्व जो है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, इसके कारण आरएसएस एक ऐसी संरचना का निर्माण कर रहा है जो बड़े पैमाने पर मीडिया में, दूसरे और बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में घुस गई है, और वहां पर इस तरह से डराती है, धमकाती है, दूसरी चीजें पैदा करती है कि जिससे कि कांग्रेस की विचारधारा को नुकसान हो, जिससे देश को बनाने वाली विचारधारा को नुकसान हो, और देश को खंडित करने वाली विचारधारा हो। राहुल ने कहा हमें और अधिक आक्रामक होकर के इनसे लड़ने की जरूरत है। 60-70% लोगों के पास जाने की जरूरत है, और भाजपा को वो वोट नहीं देते हैं ऐसे लोग, ये आप समझिए।
आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 60% लोग अभी भी देश के वोट नहीं देते। उनको उनके पास जाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। लेकिन उसी को बांटने का एक काम कौन करता है? तथाकथित थर्ड मोर्चा बनाने का काम करता है। उसमें आम आदमी पार्टी भी है, उसमें कुछ और पार्टियां भी हैं, और वो मिलकर यही साजिश रच रहे होते हैं। आप जानिए, लोग उन संस्थाओं पर हमले होते देख रहे हैं जिन्होंने देश का निर्माण किया है, और इसको लेकर के सवाल उठा कि अब डीप स्टेट का कब्जा हो चुका है इन संस्थानों पर। और इस कार्यक्रम में सीताराम येचुरी पहुंचे थे, सलमान खुर्शीद पहुंचे थे, राजद के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, महुआ मोइत्रा भी पहुंची थी, और प्रोफेसर मनोज झा भी पहुंचे थे, और इन लोगों ने भी अपनी बातें रखी। ये तो उसमें जो चीजें निकल के आती हैं, अब चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। इसको लेकर के राहुल गांधी ने बहुत अच्छा बताया कि रूस जो यूक्रेन में कर रहा है, कुछ उसी तरह चीन लद्दाख में कर रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, राहुल गांधी ने, कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। चीन की सेनाएं लद्दाख और डोकलाम दोनों जगह डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने बताया कि चीनी सेना ने अभी अभी पेंगोंग झील के ऊपर एक दूसरा बड़ा पुल बना लिया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तैयार कर रहे हैं, और सरकार इन्हें न दिखाया जाए, न बताया जाए, इसके लिए छिपाने पे लगी रहती है, और भारत का मीडिया उसका साथ देता है। तो यह वजह है कांग्रेस पार्टी के हारने की कि झूठ परोसा जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा आरएसएस चंद लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस का मानना है कि भारत एक भूगोल है, कि यह एक सोने की चिड़िया है जिसका लाभ चंद लोगों को ही मिलना चाहिए, पूरे देश को नहीं। मतलब एक वर्ग तैयार कर दीजिए, सिर्फ शासन करे, आपका खून निचोड़े और सत्ता में काबिज हो जाए, सत्ता अपने मुताबिक चलाए, और आप अपना खून निचोड़वाते रहिए और मरते रहिए। तो यह स्थिति है। वो एक बड़ी अच्छी चीज राहुल गांधी ने कही, जब मैं देश की आवाज को कुचला हुआ देखता हूं तो यह मुझे परेशान करता है, क्योंकि मैं देश से प्रेम करता हूं। और एक ऐसे उन्होंने कहा कि मैं खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूं जो भारत के उस विचार का बचाव करता है। जब मैं अपने देश की आवाज को कुचला हुआ देखता हूं तो मुझे परेशानी होती। मैं सोचता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या मैं करूं। और यही वजह है कि मैं अपनी सारे दर्द भूल के देश के लिए करता हूं। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि इस चीज के अंदर एक बहुत बड़ा अवसर है, और मैं इसे महसूस कर रहा हूं। उन्होंने विदेश नीति के मामले में भी कहा कि यूरोप के नौकरशाहों से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश सेवा पूरी तरह बदल गई है। अब वे कुछ भी नहीं सुनेंगे, वे घमंडी हैं। अब वे बस हमें बताते हैं कि उन्हें क्या आदेश मिल रहे हैं, हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप समझिए, तो यह हालत है कि अब चर्चाएं बंद हो गई, बस एक थोप दिया जाता है, एक विचारधारा को थोप दिया जाता है। राहुल गांधी ने एक चीज को लेकर और कहा कि आंखों में धूल झोंकने का काम सरकार कर रही है, मोदी सरकार। और वो उन्होंने इस बात पे कहा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने कहा कि हमने पेट्रोल डीजल इनके दामों में एक्साइज जो है कम कर दी है, और इसको लेकर के जब बताया तो राहुल गांधी ने इस पर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि 1 मई 2020 को 69 रुपए 50 पैसे का पेट्रोल था, और मार्च 2022 में 95 रुपए 40 पैसे का था, और 1 मई 2022 को 105 रुपए 40 पैसे का है, और 22 मई 2022 को 96 रुपए 70 पैसे का हो गया। तो आप बताइए, सरकार ने आपको बचत दी। 69 रुपीज से 96 रुपीज तक ले आए, और उसके बाद कहते हैं वाह थैंक यू मोदी जी। पेट्रोल को उन्होंने जो कहा जिस तरह से, तो ये दैनिक खुराक फिर से विकास की उम्मीद देखते हैं। आप बताइए, बेवकूफ बनाना बंद करें, वास्तव में महंगाई से कैसे निजात दिलाई जाए, राहत दिलाई जाए, उसके बारे में सोचें। इसको लेकर के एक बड़ा अच्छा बहुत विद्वान है प्रोफेसर गौरव वल्लभ,
उन्होंने इसको लेके बहुत अच्छा पूरा डाटा सहित बताया कि केंद्र सरकार ने 8 रुपए घटा दिए और डीजल पर 6 रुपए घटा दिए। तो आप समझिए कि पेट्रोल पर 8, डीजल पर 6, और भारतीय जनता पार्टी को आप थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू के पोस्टर लगा दीजिए, क्योंकि आप पिछले 60 दिनों में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, 10 रुपए के ऊपर बढ़ा चुके, और एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए घटा दी, मतलब 2 रुपया अभी भी आप पे ऊपर है। डीजल के दाम जो है 2 महीने के अंदर आपने 60 रुपए से उसमें भी 10 रुपए बढ़ा दिए और 7 रुपए कम कर दिए। अब बताओ, उसमें भी 3 रुपया आप कमा रहे हैं। तो गौरव वल्लभ ने कहा कि एक इसी तरह का हाल है कि एक दुकान पर हमेशा सेल लगी रहती थी। उन्होंने उससे जाके पूछा कि भाई साहब, ये सेल आपके यहाँ 24 घंटे 365 दिन लगी रहती है? तो उनका हाँ, जब है हम 25% बढ़ा देते हैं और फिर 15% की छूट दे देते हैं, और उसमें भी हमें 10% और एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। तो इस तरह से करके लोग भी हमारे पास आ जाते हैं और हमारी कमाई भी हो जाती है। वैसे ही जैसे 2014 में केंद्र सरकार 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, और जो है आज जो है वो घटाने के बाद में 19 रुपए 90 पैसे ले रही है। अब आप समझ लीजिए, मतलब डबल से भी ज्यादा। उसके बाद में डीजल की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार डीजल पे जो है आज की डेट में डीजल पे तब 2014 में 3 रुपए 56 पैसे टैक्स एक्साइज ड्यूटी लेती थी, और मोदी की पॉलिसी जो है उसके मुताबिक जो है घटाने के बाद, जब घटा दिया उसके बाद भी 15 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ले रही है। यानी कि 2014 के मुकाबले 4 गुने से भी अधिक ले रही है। अब समझ लीजिए, गैस का सिलेंडर जो है 414 रुपए में मिल रहा था, और आज जो है 200 रुपए सिर्फ उज्ज्वला में घटाए। तब ना उज्ज्वला होता था ना कोई और होता था, सबको समान मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ, 2 वर्गों में बांट दिया, एक उज्ज्वला श्रेणी में आ गए, एक गैर उज्ज्वला श्रेणी में आ गए। पहले आपसे सब्सिडी छुड़वाई और सब्सिडी के नाम पर जो है सब कुछ छुड़वाई, क्या खुद ही पूरी खत्म कर दी। और उसके बाद में अब क्या है, 1000 के ऊपर का सिलेंडर हो गया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सामान्य आदमी जो है तो देगा, मध्यम क्लास देगा, सब उस पे देंगे पूरे पैसे, और लेकिन जो उज्ज्वला श्रेणी में आते हैं उनको 200 रुपए की छूट दे दी जाएगी। मतलब आज फिर भी वो 825 रुपए देंगे। अब बताइए वो 825 रुपया कहां से लाएगा? तो यह स्थिति है। तो ये जो गिव इट अप की जो इनकी स्कीम थी, वो असल में आपसे छीनने की स्कीम थी। तो ये स्थिति है। भारत सरकार उस समय सब्सिडी देकर किस तरीके से आम आदमी को, गरीब आदमी को, सबको बचाती थी, बराबर बचाती थी। आज मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है, बिल्कुल निहायत उसको दिया जा रहा है, क्योंकि उससे वोट बैंक लेना है। तो ये एक साजिशों के तहत हो रहा है। जब नागरिक हैं तो सबको समान रूप से लाभ दीजिए ना उसका, तो वो होना चाहिए। अब वित्त मंत्री की देख लीजिए, वित्त मंत्री कहती हैं, ट्वीट करती हैं कि साहब भारत में कोई महंगाई नहीं है और हमने महंगाई को जो है बिल्कुल काबू कर रखा है, बढ़ने नहीं दिया है, आवश्यक वस्तुओं के कोई दाम नहीं बढ़े। तो 2014 से हर चीज का आप दाम चेक कर लीजिए, हर चीज के दाम 2 गुने से लेके 4 गुने तक हो चुके हैं। दवाओं की कीमत 4 गुने से 10 गुना हो चुकी है। जीवन रक्षक दवाओं तक पे टैक्स हो गया है। आप समझिए, भारी टैक्स हो गया। कोरोना की दवाओं पर टैक्स है। ये स्थिति है। और इसके बाद वो कहती हैं ऐसा नहीं, उन्हीं की सरकार के आंकड़े कहते हैं कि महंगाई दर जो है देश के इतिहास में बड़ी भयंकर है। 31 साल में पहली बार इस तरह से है, और उसमें कि 2022 में 15.1% की दर से महंगाई दर बढ़ रही है। ये जो होलसेल का जो प्राइस है, और उसके बाद रिटेल में भी ये 7 रुपए 79 पैसे की दर से परसेंट की दर से लगातार बढ़ रही है। तो ये आप समझिए। इसके बाद मैडम कहती हैं महंगाई नहीं है देश में। आप समझिए, ऑक्सफैम और CMII की रिपोर्ट जो कहती है वो आप जान लीजिए कि 2021 में 84% हाउस होल्ड की इनकम घट गई, मगर बिलियनियर्स की इनकम लगातार ग्रो करी और बहुत तेजी से ग्रो करी। मतलब सामान्य आदमी जो 85% है, उसकी
आमदनी घट गई, बहुत घट गई। लेकिन 15% जो देश का है, जो बिलियनियर, अरबपति, खरबपति है, उसकी आमदनी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है, और कुछ की तो बिल्कुल बढ़ रही। इसमें CMII का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 97% भारतीयों की आमदनी घटी है, 97%, और सिर्फ 3% की आमदनी बढ़ रही है, और बढ़ नहीं रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, सीधे आसमान की तरफ जा रही है। तो ये आंकड़े कहते हैं। अब आप समझिए, तो इस स्थिति में मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, और मध्यम निम्न वर्ग जो है बीच का, उन सब की स्थिति बद से बदतर हो गई है। नौकरियां हैं नहीं, महंगाई चरम पर है, सब कुछ है। तो फिर आप बताइए, वो महिला आत्महत्या करेगी या नहीं करेगी? वो अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए करेगी, करे क्या? आमदनी नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ है नहीं, करेंगे क्या? आत्महत्या ही करेंगे। और वही करा, मजबूरी है, नहीं तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ में यूं ही आत्महत्या नहीं कर लेता है। तो आप समझिए कि जो महिला है, उन्होंने जो आत्महत्या की, वो हम सब के ऊपर, हमारी आपकी छाती के ऊपर आग जला देने जैसा है, और इस बात को हमें समझना। तो हिंदुस्तान किस तरह जा रहा है, और सरकार झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, वित्त मंत्री झूठ बोलता है, उनकी पार्टी पूरी झूठ बोलती है, इतिहास झूठे गढ़े जाते हैं, और नफरत के खेल फैलाए जाते हैं। मीडिया चैनल्स पे चर्चा किस पे होती है? हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे, ईदगाहों पे, ताजमहल के नीचे मंदिर है पे। तो आप समझिए जाने क्या हो रहा है। अब ASI भी जो खोज करना शुरू कर दी है, वो खोज यही कर रही है कि किस पुरातत्व, पुराने संरक्षित इमारतों के नीचे जो है मंदिर छिपे हैं, या मंदिर की सामग्री यूज हुई। तो सच को देखना नहीं, समस्याओं को नहीं देखना है, इतिहास में जाना है, और इतिहास को गंदा करना है, सुधारना नहीं। इतिहास को आप पढ़िए और इतिहास में जीजिए, क्योंकि इतिहास में तो हम समृद्ध थे, एक दूसरे के साथ थे। आज नफरत से भरे, न सिर्फ समाज में, देश में, प्रदेश में, परिवारों के अंदर नफरत भर गई है। तो ये हालात, और इन हालातों में क्या हो रहा है? हत्या हो रही। नीमच में आपने देखा, एक भाजपा के पार्षद के पति ने किस तरीके से एक बुजुर्ग को पीटकर मार डाला। आप समझिए, ये कहते हुए कि नहीं तुम मुसलमान, और वो स्वस्थ नहीं थे, और इस कारण अपना बहुत कुछ नहीं बता पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया मेरा नाम ये जैन है। उनका नहीं, तुम मोहम्मद हो, मोहम्मदन हो। आप समझिए, तो ये दशा हो गई है इस देश की कि आप मार डालेंगे, आप ये कर डालेंगे इसी नाम पे। और दोनों ही परिवार भाजपा से जुड़े हुए, मरने वाला भी। अब आप बताइए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये RSS का चरित्र है? देश को जोड़ने की बात की। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही सोनिया गांधी ने अपने अधिवेशन में उदयपुर में, कि देश को जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया, कि हमें देश जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने बनाया है, हमने आजाद कराया है, इसलिए हमें दर्द है। उनको क्यों दर्द होगा जो बनाने वाले भी नहीं है, वो भी करने वाले नहीं, और जो उस समय अंग्रेजों के मुखबिर बन करके सत्ता का स्वाद चखने की कोशिश कर रहे थे, तलवे चाट रहे थे, वो लोग बताएंगे। अब आप समझिए, तो उन लोगों के हाथ में जब सत्ता होगी तो यही होगा जो हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां तो वही चलाएंगे ना जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। तो इस हालात को समझना होगा, और इस हालात में आज देश जी रहा है। हर जगह झूठ और झूठ बोला जा रहा हो, तो झूठ में फंसकर आम आदमी आत्महत्या ही करेगा, क्योंकि वो बेचारा संकट में है, और उसके संकट से निजात दिलाने की बजाय सरकार ढिंढोरे पीट रही है। तो इसके लिए भी कहिए थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। तो आप समझिए, एक वसीर बद्र का एक शेर है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है,
मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं, तो मैं भी उसी चीज को मानता हूं और इसलिए सिर्फ सच बोलता हूं। हमारा सच आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया है, और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि सच सबके सामने जाना चाहिए। यदि सच सामने नहीं जाता है तो आजादी की गौरव यात्रा छिप जाती है। आप बताइए कितने चैनल्स, कितने अखबार आजादी की इस गौरव यात्रा को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं? नहीं बता रहे, कोई नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि इतनी दूरी, कितने हजार किलोमीटर की दूरी पैदल धूप में तय करते हुए लोग आ रहे हैं और अलग जगा रहे हैं देश को जोड़ने की। लेकिन वहां क्या कहा जाएगा कि विपक्ष कहां है, जबकि कांग्रेस पार्टी के आप ट्विटर हैंडल पे जाइए, उनके यूट्यूब पे जाइए, उनके फेसबुक पेज पे जाइए और देखिए कि वो कितने आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जनता को भी साथ आना, और ये जनता ऐसे लोगों के साथ खड़ी होगी तो वो अपने लिए जहर बोएगी, अपना भविष्य खराब करेगी। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सच आगे बढ़ना चाहिए। और यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें जरूर बताएं, जिससे हम उसे सुधार सकें और भविष्य में गलती ना हो। यदि हमसे गलती होगी तो हम उसके लिए क्षमा भी मांगेंगे, लेकिन झूठ के आगे झुकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।